पार्ट 4 नेशनलिज्म इन यूरोप। इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के बारे में। 1848 में यूरोपियन गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया जर्मनी को यूनिफाई करवाने के लिए, बट वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम जर्मन एम्पायर में रूल था किंग विल्हेम IV का। बट कुछ साल बाद रशिया ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अब वो जर्मनी को यूनिफाई करवाएगा। तब जो प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था ओट्टो वान बिस्मार्क, उसने इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड किया। तो अब ओट्टो वान बिस्मार्क के लीडरशिप में 7 साल तक 3 लड़ाइयां लड़ी जाती, जिसमें वो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हरा देते हैं। और फाइनली 1874 में केसर विलियम I को जर्मनी का राजा घोषित कर दिया जाता है। और अब जो नया जर्मन एम्पायर बनाया गया वो लीगल और जुडिशियल सिस्टम पे बेस्ड था। तो ये था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। इटली एक बहुत ही स्कैटर्ड एम्पायर था जो कि 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और उनमें से सिर्फ एक स्टेट जो कि सार्डिनिया पिडमोंट था, वही सिर्फ यूरोपियन गवर्नमेंट के अंडर आता था। अब कुछ लोगों ने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनमें से एक आदमी था जेसिपी मज़िनी। जेसिपी मज़िनी रिपब्लिकन पार्टी के लीडर थे और वो यंग इटली नाम के सीक्रेट सोसाइटी के फाउंडर भी थे। वो एजुकेशन के थ्रू इटली को यूनिफाई करवाना चाहते थे। अब किंग विक्टर इमैनुअल II, जो कि सार्डिनिया पिडमोंट के इटालियन प्रिंसली हाउस के रूलर थे, उन पे पूरी इटली को यूनिफाई कराने की जिम्मेदारी थी। तो किंग ने इस यूनिफिकेशन के ऑर्डर को अपने चीफ मिनिस्टर कैवियोर को पास किया। कैवियोर ना तो एक रिवॉल्यूशनरी थे, ना तो एक डेमोक्रेट थे। वो बड़े एक डिप्लोमेटिक इंसान थे। उनके फ्रांस के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो चीफ मिनिस्टर कैवियोर ने नॉर्थ वाले हिस्से को, जिसमें ऑस्ट्रियन फोर्सेस का कब्जा था, उसको 1859 में आजाद करवा दिया। अब अगला नाम आता है जेसिपी गलिबर्दी, जिन्होंने पीजेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट जीता और इटली के साउथ वाले पोर्शन से स्पेनिश रूलर्स को हरा के उनको रूल आउट कर दिया। और जो सेंट्रल पार्ट था, उसने अपने पावर्स को ऐसे ही डाइल्यूट कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि वो हार जाएंगे। तो उससे अच्छा उन्होंने सरेंडर कर दिया और इस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया। और फाइनली किंग विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का राजा घोषित कर दिया गया। तो अब अपन बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन जो है वो किसी सडन अपहेवल से यूनिफाई नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस के बाद ब्रिटेन यूनिफाई हुआ। ब्रिटेन में बहुत ही डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटीज के लोग रहते थे, जैसे कि इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। इसलिए इन्हें यूनिफाई करना बहुत ही मुश्किल था। बट इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है वो पावरफुल होता गया और 1688 में उन्होंने मोनार्की से पावर सीज कर ली। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्टैब्लिश हुआ। अब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट के बाद और बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन के बाद और ब्रिटेन के सपोर्ट के बाद आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन में 1801 में इंक्लूड कर लिया गया और फाइनली यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हो गया। तो दोस्तों, ये था 4th पार्ट नेशनलिज्म इन यूरोप का। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए। और अगर आपका कोई सुझाव या फिर सवाल हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा।